नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के 15वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में किन मुद्दों पर हुई चर्चा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव कल। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का सामना विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से होगा। कल ही होगी मतगणना। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, सत्र के दौरान आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से नहीं बच सकते सांसद। दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा। लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसे विचार तथा पारित कराने के लिए पेश किया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन परिसर में होगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भी मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संसद भवन के कमरा नंबर 63 में होगा। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्रवाई से जुड़ी खबरों की। महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के अवरोध और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के चलते शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 11:30 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में विपक्ष का अवरोध जारी रहा। इसके बाद राज्यसभा को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों को बताया कि सदन 8 अगस्त को सभापति एम वेंकैया नायडू को विदाई देगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को शून्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा के सभापति का 10 अगस्त को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। Shri M. Venkaiah Naidu ji, Honorable Chairman, Rajya Sabha will be demitting office on 10th of August 2022. The House will be bidding farewell to him on Monday, the 8th of August 2022. Accordingly, there will be no 0 hour or on that day to enable the leaders of parties and others to make a farewell speeches. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को सदन में स्पष्ट किया कि सांसदों को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने से कोई छूट नहीं है। नायडू ने कहा कि संसद सदस्य किसी आम नागरिक से अलग नहीं है। इसका मतलब यह है कि संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने से कोई छूट नहीं है। In the observation, I said no member of the House should avoid appearing before any investigating agency when she or he is called upon to do so by citing reasons of the House duty, as the law makes it our bounden duty to respect the law and legal procedure. It applies to all in cases because you can only perform in the House is in session, seeking further date, but you cannot avoid the enforcement agencies for the law enforcing agencies summon or notices. This has to be taken note by one and all. In a landmark case, Supreme Court of India, K. Anandam Nambihar and another Supreme Court had held that the true constitutional provision is that so far as valid order of detention is concerned, no member of parliament can claim no special status higher than that of an ordinary citizen and is as such liable to be arrested, detained or questioned during even this session. राज्यसभा में शुक्रवार को गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन 2022 विधेयक पेश किया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक 2022 को लागू करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया।
राज्यसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों ने उपचार महंगा होने के मद्देनजर जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाले व्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और सुझाव दिया कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि स्वास्थ्य के अधिकार के बिना ही भारत ने कई खतरनाक रोगों का उन्मूलन किया है और विशाल पैमाने पर कोरोना रोधी टीकाकरण जारी है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 को राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा ने पेश किया। जब साहब दुनिया में कोविड क्राइसिस चल रही थी, फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था, सेकंड वेव था और फर्स्ट लॉकडाउन के दरमियान हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है ना, दुनिया हमारे पर अपेक्षा करके बैठी थी। दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी। दुनिया हर दिन इंडिया को कॉल करती थी, प्रधानमंत्री जी को कॉल करते थे, हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करते थे। मैं फार्मा देख रहा था और उस वक्त मोदी जी ने हमें निर्देश दिया था कि हमारे देश में मेडिसिन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं। हम केवल लाभ की बात नहीं करते हैं, हम हमारे घर के डोर पर लिखते हैं शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम शुभ की भी बात करते हैं। Incidentally, we passed a bill recently 2 days ago on the ground that we have an international obligation to fall in line with dangerous weapons of mass destruction. We have an international obligation also to ensure right to health. Not one. We have a series of obligations put together. So I would submit to the government to treat this as a government-supported bill, and not only that, not just pass a bill, but to also make a plan of action for the next 5 years. भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया है। क्या ये 35 लाख वाले, क्या ये 38 लाख वाले, 57 लाख वाले, 27 लाख वाले अपनी अपनी देश में अपने अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ दे पाए? दिया क्या? देने की मनसा है क्या? देश के कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से आपने कोविड महामारी पेंडेमिक में रात दिन काम करके इस देश को स्वास्थ्य दिलाने का काम किया, स्वस्थ करने का काम किया, और आफ्टर कोविड जिस तरह सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। माननीय मनोज झा जी ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लाने का काम किया है, मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा, वो विद्वान व्यक्ति हैं, कि हमारी सरकार के इन कामों पर अगर एक बार उन्होंने गंभीरता से झलक डाली होती तो शायद उनको ये विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती। राइट देने का भी कोई फायदा नहीं होता है और हमको एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ता है ताकि लोगों को बगैर राइट दिए भी वो सब चीज़ें मिल सके। बहुत सारी जगह दुनिया में देखा गया है जहाँ राइट दे दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उनको उस राइट देने का भी फायदा नहीं मिला। आंकड़े बड़े मिसलीडिंग होते हैं सर। ग्रेजुएशन में समझा था कि आप कहिए कि 48% इस बार था, अगली बार 58 किया, टोटल बजटरी आउटले का क्या प्रोपोर्शन, ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप वो देखें तो चिंताजनक तस्वीरें हैं। केरल की बड़ी चर्चा हुई, लेकिन केरल को भी, जो कि बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन राइट टू हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं सर, जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी तो हाउस में इसी तरह की चर्चा हुई थी। क्या जरूरत है ये बिल्डिंग बना देना, कैंपेन चला देना, चलो सब स्कूल की ओर, लेकिन राइट टू एजुकेशन का एक लेजिस्लेटिव फ्रेम देना सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक मैं कहना, हमारे अजय जी बोल रहे थे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सचमुच दे आर द कैरियर्स ऑफ हेल्थ सिस्टम। राज्यसभा सांसद मनोज झा आज 55 साल के हो गए हैं। संसद टीवी की ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई। राज्यसभा ने भी आज उनको उनके 55वें जन्मदिन पर बधाई दी। मैं उल्लेख करूं कि यह बिल माननीय मनोज झा जी द्वारा लाया गया है और आज उनका जन्मदिन है, तो मेरी निजी बधाई और सदन की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू। सदन दिन भर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। As the world faces new threats to security, it needs peacekeepers to keep the peace and protect the vulnerable.
Why did India take to UN peacekeeping in such a big way? The Indian peacekeepers, I think, embody the values of our society. And these essentially are unity in diversity. It's also symbolic of our own commitment to a civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। लोकसभा में शुक्रवार को कार्यवाही में कई बार अवरोध देखने को मिला। विपक्ष के सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर लोकसभा में अवरोध पैदा किया। जैसे ही सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ने सिक्किम से 13वीं लोकसभा में सदस्य रहे भीम प्रसाद दहल के निधन की जानकारी दी। सदन ने दिवंगत पूर्व सदस्य दहल को श्रद्धांजलि दी। श्री भीम प्रसाद दहल सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दहल कृषि संबंधी, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री भीम प्रसाद दहल का निधन 67 वर्ष की आयु में 5 मार्च 2022 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। आज से 77 साल पहले नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अगस्त और 8 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। आज उसकी 77वीं बरसी है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर इस घटना का जिक्र किया। आज जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की घटना के 77 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग घायल और जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता को परमाणु बम की भविष्यता से परिचित कराया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। आइए आज के दिन हम नरसंहार के हथियारों को विश्व से समाप्त करने तथा पूरे विश्व में शांति, भाईचारा और सद्भाव के भावना के प्रचार प्रसार के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लें। लोकसभा में बुधवार को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसमें कम से कम 100 केवी के कनेक्शन वाली इमारत के लिए नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने विभिन्न विषयों को लेकर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के बीच ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित करने के लिए पेश किया। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हम पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करते हैं, हम उसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद हमारे पर्यावरण को लाभ होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। COP21 में पेरिस में सभी देशों ने प्लेजेस किए, हम लोगों ने प्लेज किया, हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि वर्ष 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसका 40% हम क्लीन सोर्सेज से करें, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, उसको नॉन फॉसिल कहते हैं, जिसमें कि एमिशन नहीं हो। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, और एक होता है क्लीन सोर्सेज जैसे कि न्यूक्लियर पावर। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा। ये लक्ष्य मैडम हम लोगों ने करीब 9 साल पहले ही, लक्ष्य के 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। 2021 नवंबर में हम लोगों ने अपने विद्युत उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से कर लिया।
चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने विधेयक को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही कहा कि सरकार ने विधेयक में कई महत्वपूर्ण चीजों की अनदेखी की है। टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन वित्त मंत्री से अक्षय ऊर्जा पर जीएसटी को घटाने की मांग की। इसके अलावा विभिन्न पार्टियों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हो, उसमें भी हमने 4000 मेगावाट का टारगेट रखा कि 4000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा करेंगे। और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पूरी दुनिया के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उस गोल में जो 11 में है, इस रिन्यूएबल एनर्जी से हम 9 इश्यूज को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि आज भारत जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में क्रांति कर रहा है, उस नाते आज इस बिल को जिस तरीके से हम अमेंड कर रहे हैं, उसके पीछे यही मंशा है। This current amendment doesn't take cooling demand into anywhere into consideration. The bill's only talking about large residential buildings. The reality is that we need to have a focus on passive cooling. What is passive cooling? When you're designing a building, you need buildings that utilize shading, that utilize other techniques. And we need to incentivize the use of 5-star energy saving air conditioners, solar heaters, solar pumps. None of this is coming under the purview of this act. We have shown rapid adoption of renewable energy sources during the last nearly 1 decade. If we are able to realize the set goals of even 50 to 60%, we will have huge savings in import bills, improving energy security, creating green jobs, attracting huge investments, and above all, we can advance the adoption of clean tech innovations, such as energy storage technologies and green hydrogen production, etc. From every angle, this bill is of immense help to India and to its people, and hence I'm supporting it. Global warming is no longer a theory, it's a reality. We are seeing floods where we don't expect floods. We are seeing the glaciers melt. We are seeing flooding everywhere in all the cities which didn't even expect for heavy rains to be. We have seen heat waves sweeping the country. So this is time for all of us to react. This is the time where we should make amends. इस बीच पीठासीन भरतहरि मेहताब ने कहा कि विधेयक पर अगले दिन भी विचार विमर्श जारी रहेगा। शुक्रवार को लोकसभा में 2 विधेयक और पेश किए गए। लोकसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसमें प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और उन्हें सुगम बनाने वाले पक्षकारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। कॉरपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। On behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Competition Act 2002. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill. लोकसभा में शुक्रवार को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया, जिसके माध्यम से देश में संस्थानिक मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। I wish to move for leave to introduce a bill to amend the New Delhi International Arbitration Center Act 2019. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. लोकसभा में शुक्रवार को गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। लोकसभा में कई सदस्यों ने गैर सरकारी विधेयक पेश किए। भाजपा सांसद रमा देवी ने महिला कृषक हकदारी विधेयक 2021 पेश किया। मिथुन रेड्डी ने पेश किया बुनियादी खाद्य पदार्थ मूल्य निर्धारण बोर्ड विधेयक 2019। असदुद्दीन ओवैसी ने पेश किया पानी का अधिकार विधेयक 2020।
पीपी चौधरी ने 2 नए अनुच्छेद 220A और 336 को भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक को पेश किया। लोकसभा में भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा में कहा कि एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने का श्रेय लेने वाली कांग्रेस अनेक बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद 1950 के दशक से लेकर 2014 तक वह बड़ी संख्या में मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जबकि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और उनके नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों के कारण मतदान प्रतिशत में 9% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। वैसे भी हम मौलिक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की बात ज़रा कम करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। तो अनिवार्य मतदान अन्य चीज़ों का अतिक्रमण कर सकता है। अनिवार्य मतदान आवश्यक रूप से एक बाध्यकारी वाक है जो वाक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बोलने के अधिकार में आवश्यक रूप से नहीं बोलने का अधिकार सम्मिलित है। इसलिए उनका ये कहना है कि ये अलोकतांत्रिक होगा, किसी व्यक्ति को मतदान के लिए बाध्य किया जाए, क्योंकि ये उनका कहना है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। और मैं और मेरा विभाग भी इस बात से सहमत है कि ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सदन में कहा कि अगर मतदान अनिवार्य कर दिया जाता है तो मतदाता पंजीकरण अभियानों पर खर्च किए जा रहे संसाधनों को गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सकता है। मैं मंत्री से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं से मतदाताओं के विश्वास भी बढ़ते हैं और मतदान केंद्र पर वो जाते भी हैं, तो यह बात सही है। लेकिन यह कहीं से भी मेरी यह भावना नहीं है, मेरे मन में या कहीं से भी यह ऐसी बातें नहीं है कि जिससे कि गरीबों को उससे कष्ट हो। गरीबों को इससे कल्याण भी होने वाला है। मैं चुनाव आयोग तो कई एक नियम बनाए हैं। चुनाव आयोग तो पहले और आज में जो नियम बनाए हैं, पहले यह अभी मतदान होता था बैलेट से, आज वह मतदान बदला और बैलेट के जगह पर ईवीएम से मतदान हो रहा है। पहले आपको आई कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी, अब आई कार्ड के भी कई एक प्रोसेसेस चुनाव आयोग ने लाने का काम किया है। यह चुनाव आयोग की अपने जिम्मेदारी के तहत, और चुनाव आयोग सबका मतदान कैसे उनके मतदान केंद्रों पर हो सके, यह बात चुनाव आयोग तय करे। एसपी बघेल ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से वोटिंग में इजाफा हुआ है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विधेयक को वापस ले लिया। जब मैंने बताया कि केवल नरेंद्र मोदी जी की 2014 में प्रधानमंत्री बनने की प्रत्याशा में 8.5% वोट हुआ और इस बार एक बढ़ा है तो 9.5%। 2009 से यूपीए की सरकार से एनडीए की सरकार में 9.5% वोट अचानक बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी और अपने वैश्विक नेता के प्रति लोगों में एक श्रद्धा की भावना होगी, तो उनको दोबारा आने के लिए, उनको रिपीट करने के लिए, अपनी गरीबी के हक और हुकूक को पाने के लिए लोग ज़्यादा मतदान करेंगे। मैं पुनः एक बात कहूँगा कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर 80 करोड़ लोग पीडीएस का भोजन करते हैं, 12,000 का शौचालय लेते हैं, 12 रुपये का बीमा करते हैं, ऐसे में अनिवार्य रूप से मतदान जाना मतदान केंद्रों पर ये बहुत समाचीन नहीं होगा। इस दौरान लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के विषय उठाए गए। नोआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय में अभी तक नया मुख्यालय स्थापित नहीं हुआ है। उक्त सभी पोस्ट ऑफिस पिछले 3 दशक से जिला कालाहांडी पोस्टल मुख्यालय से संचालित किए जा रहे हैं। इसलिए पोस्टल सेवाओं की सुगमता के लिए नोआपड़ा जिला पोस्टल मुख्यालय जिला के मुख्यालय में पोस्टल मुख्यालय खोलने के साथ एक पोस्टल अधीक्षक को भी नियुक्त किया जाए। एक तरफ जहां हम पूरे देश में 75,000 स्टार्टअप्स की उपलब्धि पर गौरवान्वित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में 2021 में स्टार्टअप झारखंड कार्यक्रम के तहत केवल 7-8 नए स्टार्टअप पूंजीकृत हो पाए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल कदम उठाएं और राज्य सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के निर्देश जारी करें। चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का हो,
ये जो एक्सटेंशंस का जो सिलसिला है, सेवा विस्तार का जो सिलसिला है, इसको अगर ख़त्म ना भी कर सकें तो ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो आने वाले अधिकारी हैं वो हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि शायद प्रदेश में या केंद्र में उनके काम की उतनी अहमियत नहीं जितनी उनसे सीनियर की है। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।